हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जीवित जीव का वर्गीकरण का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। और अभी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवित जीव का वर्गीकरण। जीवित जीव के वर्गीकरण में क्या है कि जीवित जीव के वर्गीकरण में 5 किंगडम में बांटा गया। मोनेरा किंगडम, प्रोस्टेस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, यानी 5 किंगडम में बांटा गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम जीवित जीव का वर्गीकरण। ठीक है। सभ्यता के प्रारंभ से मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी उपयोगिता के वस्तुओं को उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित है। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। मतलब कि यहाँ पे एक की सुनिए है कि सर्वप्रथम जीवित जीवों वर्गीकरण किसने प्रारंभ किया? अरस्तु ने किया था। ठीक है। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया। मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक किया तो किसने किया? अरस्तु ने। और किस पर किया था? पादपों का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया था। और जबकि प्राणियों का वर्गीकरण किया था किसके में? लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी आरबीसी के आधार पर किया था कि आरबीसी उपस्थित है और कि नहीं है। उस आधार पर इसने अरस्तु ने प्राणियों का वर्गीकरण किया। प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कोशिका और पौधों का वर्गीकरण किया वृक्ष, झाड़ी और शाख में, यानी उनके आकार के आधार पर किया था। फिर उसके बाद लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण द्विजगत पद्धति यानी द्विनाम पद्धति प्रारंभ की थी, है ना। उसने ही लीनियस ने दी थी, कैरोलस ने। और इसने भी क्या, पादपों और प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया था। एक उन्होंने में पादप को बांटा प्लांटी जगत में और एनिमिलिया यानी जंतु जगत को इसमें बांटा। ठीक है। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्रिक मतलब और प्रोकैरियोटो यानी असीम केंद्रिक मतलब एक तो मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिंगल न्यूक्लिएट में प्राणियों को बांटा नहीं, क्योंकि एनिमिलिया यानी प्राणी जगत को एक साथ ही इस पद्धति में यही दोस्त दी जगत पद्धति में किसने यानी यूकैरियोटिक को अलग नहीं रखा, प्रोकैरियोटिक अलग नहीं, एक ही साथ था। एक कोष के बहुकोशिका था प्रकाश संश्लेषित हरित और अप्रकाश संश्लेषित कवक के बीच भेद स्थापित करना संभव नहीं था। किसके अनुसार? कैरोलस लीनियस के अनुसार। ठीक है। पादपों और प्राणियों पर आधारित ये वर्गीकरण आसान और सरलता से समझने जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की दी जगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकार के साथ साथ कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि, विकासी संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदाई समझते रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों को विभिन्न जगत की संख्या, लक्षणों को विभिन्न विज्ञानों को अलग अलग व्याख्या की गई है। अब ये की गई है। ठीक है। अब ये सारणी है यानी 5 जगत पद्धति के बारे में बताई गई है। ये पूरी सारणी 5 जगत पद्धति जिसमें क्या होता है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है। जो क्या होता है कि अरस्तु इसमें कहा कोशिका का प्रकार, कोशिका का भित्ति, केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक के ऊपर की झिल्ली उपस्थित है, काय की संरचना एक कोश की है कि बहुकोश की है, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। ये 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? RHB ह्यूटेकर। कब दिया था? 1969 में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। तो ये वर्गीकरण पद्धति किसने दी? RHB ह्यूटेकर के अंदर दी। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कोशिका यानी मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में यानी मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और बाकी सब यूकैरियोटिक है यानी कोशिका के प्रकार के साथ। ये आ जाता है कि पूछ लेता है कभी कभी इनमें से कौन से प्रोकैरियोटिक कौन से यूकैरियोटिक यानी प्रोस्टेस्टा से लेकर एनिमिलिया तक सारे के सारे यूकैरियोटिक है। ठीक है। कोशिका के भित्ति यानी किस प्रकार की कोशिका बनी हुई है ये भी आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये उपस्थित है कि यहाँ पर ये की फंजाई इसमें सेलुलोज रहित पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। ठीक है। और केंद्रक झिल्ली प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया तक उपस्थित होती है पर अनुपस्थित रहती है। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर ये अनुपस्थित होती है। ठीक है। मोनेरा के अंदर ये अनुपस्थित होती है। पोषण की विधि
मतलब कि पोषण की विधि है ना, तो एक में ये याद रखना कि ओनली फॉर ये प्लांट ही स्वयंपोषी है, ठीक है। मतलब कि मेनली रूप से यही पूछा जाएगा कि कौन में, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं बताया, कवक में भी कुछ होते हैं, मोनेरा में भी कुछ होते हैं, लेकिन ये पूछा कि ये पूर्ण रूप से स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं। इसके अलावा इसमें स्वपोषी हैं लेकिन रसायन और प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी सब हैं। प्रजनन की भी संयुग्मन, युग्मक संलयन और संयुग्मन और जबकि पंजाई के बाद प्लांटी एनिमिलिया और में सब निषेचन करते हैं, ठीक है। अब 5 जगत पद्धति ये कंप्लीट हो गई, यानी ये आपको पूरा डिटेल से याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक ये लगेगा कि इसमें क्या क्या कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध ये बताया नहीं गया, लेकिन ये जाति वृत्तीय संबंध भी इसने आर.एच. व्हिटेकर ने ध्यान रखा था इसके अंदर, ठीक है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण के से जुड़े मुद्दे धारणाओं विचार करेंगे, जिसमें वर्गीकरण की पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलर शैवाल, मॉस, पंजाई, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीव की 3 अनुच्छेद पद्धतियाँ प्रस्तावित की गई थी। ये यहाँ पे लाइन दी गई है, लेकिन ये बताया नहीं गया ये किसने दी थी, ठीक है। 3 अनुच्छेद पद्धतियाँ, डोमेन्स की बात कर रहा है ना, डोमेन्स की, जो कि आपको मिल जाएगा, आराम से कहीं सर्च वगैरह कर लीजिए या कहीं मॉड्यूल वगैरह में कोचिंग में पढ़ा देते हैं। डोमेन्स पद्धति के बारे में बात कर रहा है, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया जाता है और यूकैरियोट को तीसरे अनुच्छेद में रखा जाता है, यानी एक आध बीजाणु के बारे में और बाकी के बचे हुए को, एक तो आध बीजाणु मोनेरा जगत को और बाकी के बचे हुए को 2, यानी मोनेरा जगत के ऐसे रखा गया, ठीक है। और यूकैरियोट को एक जगत में रख दिया गया, जिसमें पादप भी थी और सारी चीज़ें थी, ठीक है। एक 60 जगत वर्गीकरण पद प्रभावित की गई थी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक तो डोमेन पद्धति के बारे में बताया गया है एक तो, ठीक है, और एक 60 जगत पद्धति के बारे में बताया गया है ना। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की जरूर टेंशन मत लीजिएगा। इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, नीलर शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया है। इस पद्धति के अनुसार एक कोष के जीवों को बहुकोशिकीयों के साथ वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये क्या शैवाल हैं, ठीक है। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका यानी हरित पादपों यानी नीलर शैवाल की बात कर रहे हैं, इससे स्वपोषी के बीच भेद नहीं किया जाए। क्या किसकी बात कर, षटके जगत पद्धति वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि कोशिका भित्ति काइटिन और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। 3 डोमेन की बात में 3 डेमोन वगैरह इनकी बात ही हो रही है, ठीक है। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत पंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोट जीवधारियों के साथ मोनेरा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंदर कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यानी प्रोटिस्टा के अंदर जगत के अंदर ना, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। ये लाइन याद रख सकते हैं कि पहले पादपों के अंदर यानी किसको, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, पहले जो शैवाल में रखे हुए थे। और पैरामीशियम और अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, एक कोशिकीय, लेकिन ये एक कोशिकीय इसलिए प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिसे पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो सिर्फ न कि आकारिकीय, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि ये लक्षण आकारिकीय, कायिक और प्रजनन संबंधी तो होंगे ही होंगे, इसका जाति वृत्ति, उनके विकासीय संबंध को भी ध्यान में रखा गया है। यानी जाति वृत्ति और विकासीय संबंध को ध्यान में रखा है, यानी जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही है, बाकी की आप पढ़ने के लिए हैं, है ना, ये चीज़ें, ठीक है। इन अध्याय में हम ब्यूटीकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा और पंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे और आगे वाले अध्याय में प्लांटी एनिमिलिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टार्ट होता है मोनेरा जगत में ये है कि मैं ब्लैक पेन से जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो तो याद होना ही चाहिए कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्रों जैसे विषय और प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रहते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। बैक्टीरिया को आकार के आधार पर चार, यानी आकार के आधार पर कितने, चार समूह में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से चार समूह, कौन कौन से, एक तो हो गया कोकाई हो गया, एक बैसिलस हो गया, एक स्पाइरुला हो गया और विब्रियो हो गया। विब्रियो मतलब कि कॉमा के समान। ठीक है, विब्रियो मतलब कॉमा के समान। स्पाइरुला में जी का तो फ्लैजिला वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, और जहाँ पर स्पोर पाया जाता है, ये ध्यान रखना कि बैसिलाई में बीजाणु यानी स्पोर पाया जाता है। ठीक है, और कोकाई तो गोल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, यद्यपि बैक्टीरिया में अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु उनका व्यवहार अत्यंत ही जटिल होता है। ये लाइन आई हुई है, संरचना में सरल होते हैं लेकिन व्यवहार बहुत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, स्वपोषी अर्थात भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अब है आद बैक्टीरिया ना, जो सबसे पुराने बैक्टीरियाओं को आद बैक्टीरिया कहा गया है। ठीक है, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे एलवणीय झरनों, अत्यंत एलवणीय झरनों, थर्मो एसिडोफिल गर्म झरनों और कच्छ मैथोजेंस यानी CH4 निकलती है, मैथोजेंस गैस निकलती है, वहाँ पाया जाता है। आद बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, मतलब कि जो पुराने बैक्टीरिया और जो अभी के बैक्टीरिया वे एक दूसरे से कोशिका भित्ति भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल आवास में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैथोजन्स अनेक रूमेट पशु जैसे गाय और भैंस के आंत में भी पाए जाते हैं और उनके गोबर गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैथोजेंस पाए जाते हैं। तो इसमें आद बैक्टीरिया में ये लाइन आती है कि इसमें तीन प्रकार के बैक्टीरिया, एक तो हेलोपी, थर्मोएसिडोफिल है ना, और एक मैथोजेंस पाए जाते हैं, यानी तीन प्रकार के बैक्टीरिया, ये याद रखने वाली चीज़ है इसमें। ठीक है, और कोशिका भित्ति दूसरे बैक्टीरिया से भिन्न होती है, ये वाली लाइन याद रखने के योग्य है। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखने के योग्य है। ठीक है, और हजारों यू बैक्टीरिया, तो वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाभिका द्वारा होती है, यानी वास्तविक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की खोज, ठीक है, की जाती है। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया जिन्हें नीरहरित शैवाल कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया नीरहरित शैवाल कहते हैं। ये लाइन भी सीधा उठ के आ जाएगी कि साइनो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नीरहरित शैवाल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बेटा क्लोरोफिल ए की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना। और ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, जो कि चित्र 2.2 में दर्शाया गया है, मतलब कि ये नीरा तंतु में शैवाल है, नॉन स्टॉक की बात कर रहा है। ठीक है, नॉन स्टॉक नीरा शैवाल। और साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनियल तंतु में एलवणीय, जल, समुद्री और स्थलीय शैवाल हैं। जलीय, समुद्री और स्थलीय एलवण, ये याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया जो कहोगे समुद्री जल में, एलवण जल में और स्थलीय शैवाल होते हैं। इनकी कॉलोनी को प्राय जालिन में आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत पलते फूलते हैं। ये प्रदूषित जल में बहुत पलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक और एनीमिना पर्यावरण में नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट है, यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है स्ट्रक्चर, ये गलत है, यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है, यानी नॉन स्टॉक और एनीमिना पर्यावरण में नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं, मतलब कि हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, जो कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन को पहुँचाने का कार्य करते हैं ना। और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी नाइट्रोजन के में फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया परपोषी भी होते हैं। ठीक है, रसायन स्वपोषी होने के साथ साथ परपोषी भी होते हैं, और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं, यानी परपोषी बैक्टीरिया कौन से होते हैं, अपघटक, जो अकार्बनिक लवणों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है,
इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही और प्रतिजैविकों के उत्पादन यानी एंटीबायोटिक के उत्पादन, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, जैसे मनुष्य, फसलों, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टेटेनस, सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। अब आगे, बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, यानी कौन सी परिस्थितियों में, जब इसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी ना, तब जाके ये स्पोर का निर्माण करेंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तब स्पोर बनेगा। और ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, ये भी याद रखना। जिनमें से एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। पुरातन यानी कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना, बैक्टीरिया का डीएनए एक रेप्लिकेट होकर दूसरे डीएनए में, मतलब कि दूसरे सेल्स के अंदर चला जाए, यानी ये बैक्टीरिया का ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना जो डीएनए का, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जो बैक्टीरिया का पुरातन स्थानांतरण हो रहा है डीएनए का। माइकोप्लाज्मा यानी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ठीक है, कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, यानी ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। और अनेक माइकोप्लाज्मा पादपों और प्राणियों की रोगजनक होती हैं। मतलब कि इसके तो मेन तो यही है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। ठीक है, ये तो याद रखना पड़ेगा। और अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। बेटा अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो कमेंट करके बता दीजिए, है ना। और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।